कहीं नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनता है आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल GS नगरी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं सुबह की क्लास है और इसमें मैं आपके लिए करंट अफेयर लेके आती हूँ जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती है। तो आप जिस भी लैंग्वेज में इंटरेस्टेड हैं, जिसमें भी रुचि रखते हैं, आप उस लैंग्वेज में इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के लोगों पर जाकर क्लिक करें या फिर हमें सर्च कर लें वहाँ पर जाके GS नगरी से, या फिर टेलीग्राम के स्टडी ग्रुप से जुड़ने के लिए टेलीग्राम के लोगों पर क्लिक कर लें, या व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए व्हाट्सएप के लोगों पर क्लिक कर लें और हमें मैसेज करें 8090636447 पे। हमारे फेसबुक ग्रुप में ऐड होने के लिए फेसबुक के लोगों पर क्लिक कर लें या फिर वहाँ पर जाकर के GS नगरी स्टडी ग्रुप सर्च कर लें, हम वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और आप कोई भी परेशानी या कोई भी डाउट अगर आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो फिर हम आपको वहाँ पर सॉल्व कर देंगे। तो चलिए फिर हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। हमारी पहली करंट है, सिंगर एंड म्यूज़िक कंपोज़र वाजिद खान पासेस अवे। ठीक है, बहुत ही मशहूर गीतकार एवं संगीत निर्माता जिनका नाम है वाजिद खान, उनकी मृत्यु हो गई। बहुत ही दुखद समाचार है ये। सिंगर एंड म्यूज़िक कंपोज़र की मृत्यु हो गई। ये जाने जाते थे अपनी पार्टनरशिप में इनके भाई साजिद खान के साथ में, मतलब साजिद खान और वाजिद खान दोनों मिल करके गाना गाते थे और डुओ बनाते थे। ठीक है, इनके डुओ को साजिद वाजिद बोला जाता था। इन्होंने अपना बॉलीवुड में डेब्यू कब किया था? सन 1998 में। कौन सी मूवी से? प्यार किया तो डरना क्या। ठीक है, प्यार किया तो डरना क्या से साजिद वाजिद ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था सन 1998 में। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई है। आगे देखते हैं। ही वेंट टू वर्क इन, इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ में भी काम किया जैसे गर्व मूवी, तेरे नाम, तुमको ना भूल पाएंगे, पार्टनर और बहुत दूसरी भी मूवीज़ में इन्होंने काम किया, गाना गाया। ठीक है, ये एक गीतकार एवं संगीत निर्माता थे जिनका नाम था वाजिद खान। उनकी मृत्यु हो गई। ये अपने भाई साजिद खान के साथ में गायन करते थे। ठीक है, और इनके डुओ का नाम साजिद वाजिद था। इन्होंने मूवी में पहला डेब्यू किया था सन 1998 में। कौन सी मूवी? प्यार किया तो डरना क्या के साथ। ठीक है, आगे देखते हैं। इनको ये बहुत सारे रियलिटी शोज़ में भी जाते थे। अभी इस टाइम पे ये सारेगामा 2012 के शो में इन्होंने बहुत सारे प्रतियोगियों को गाइड किया। ठीक है, उनके गुरु बने गायन प्रतियोगिता में। प्रतियोगियों के कौन सी गायन प्रतियोगिता में? सारेगामा में। ठीक है, जो 2012 में आया था सारेगामा सिंगिंग सुपरस्टार में। ये बहुत सारे गायन प्रतियोगियों के गुरु बने और उन्हें गायन की कलाएं सिखाई। ठीक है, और इन्होंने IPL 4 जो IPL 4 अभी हुआ था उसका थीम सॉन्ग धूम 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 धड़ाका ये भी गाया था इन्होंने। ठीक है, अपने भाई के साथ, साजिद खान के साथ। ठीक है, क्लियर कर देती हूँ, देख लीजिए। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि सारेगामा 2012 में ये एक विशेष जज थे और इन्होंने कई प्रतियोगियों को गाइड किया, उनको पढ़ाया, उनको बहुत सारी कलाएं सिखाई गायन की और उनके गुरु बने। IPL 4 में इन्होंने थीम सॉन्ग गाया, यानी ये पूछा जा सकता है IPL 4 का जो थीम सॉन्ग था धूम 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 धड़ाका वो किसने गाया था? वो इन्होंने गाया था साजिद खान ने वाजिद खान के साथ में। ठीक है, अगली करंट है हमारी, अरुण सिंघल बिकम्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ FSSAI। ठीक है, पहले मैं करंट स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि ये FSSAI क्या है। ठीक है, FSSAI का फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण बोला जाता है। ठीक है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण बोला जाता है FSSAI को हिंदी में। ठीक है, उसके लिए अरुण सिंघल को नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। ठीक है, अरुण सिंघल जी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है FSSAI में। ठीक है, इनको अप्रूव कर दिया है, इनको मंजूरी भी मिल गई है किसके द्वारा? कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा। ठीक है, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, मतलब कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा इनको मंजूरी मिल गई है मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यकाल संभालने की। किसको? अरुण सिंघल जी को। कहाँ के? FSSAI को, जिसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदी में बोला जाएगा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण में। ठीक है, ये किसको रिप्लेस करेंगे? ये किसकी जगह लेंगे? GSG अय्यंगर को। ठीक है, GSG अय्यंगर को एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर ये उनकी जगह लेंगे। ठीक है, फूड रेगुलेटर, ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी खाद्य नियामक के बनाए जाएंगे। ठीक है, FSSAI में ये खाद्य नियामक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे और ये किसकी जगह लेंगे? GSG अय्यंगर की। ठीक है, मैं क्लियर कर देती हूँ, देख लीजिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है।
पहले तो नाम इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, फिर इनको किस पद पर नियुक्त किया गया है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। कौन सी संस्था के या कौन से प्राधिकरण के, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, ठीक है। इसका फुल फॉर्म मैं आपको यहाँ बता चुकी हूँ, ये आप देख लीजिएगा, मैं रिपीट नहीं करूँगी, ठीक है। और इनके प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है कहाँ से, कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा, ठीक है। अपॉइंटमेंट कमेटी मतलब नियुक्ति समिति ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा मंजूरी मिल गई है। ये जगह किसकी लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, GSG अय्यंगार की, ठीक है, जो पहले यहाँ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे, उनकी जगह ये लेंगे अरुण सिंघल जी, ठीक है। आगे अरुण सिंघल इज करेंटली सर्विंग एज अ स्पेशल सेक्रेटरी। अरुण सिंघल जी जो हैं वो वर्तमान में अभी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के विशेष सचिव के रूप में तैनात हैं, ठीक है। स्पेशल सेक्रेटरी मतलब विशेष सचिव के पद पर तैनात है, कौन से डिपार्टमेंट में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में, ठीक है। अभी ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में विशेष सचिव के पद पर तैनात हैं, ठीक है। अब आगे जानते हैं कि ये जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण है ये क्या है, ठीक है। ये एक फूड रेगुलेटरी बॉडी है भारत की, मतलब ये भारत में खाद्य पदार्थों का मानक स्थापित करती है या उसकी प्रभारी है, ठीक है। खाद्य मानकों की स्थापना की प्रभारी है ये जो अथॉरिटी है या प्राधिकरण, ठीक है, जो चार्ज करती है, जो स्टैंडर्ड हैं फूड के, मैंने अभी बताया, ये खाद्य के मानक डिसाइड करती है, ठीक है, उनको तय करती है कि कौन से खाद्य पदार्थ का कितना मानक होना चाहिए, ठीक है। आगे फिर इसमें है कि ये जो खाद्य पदार्थों के विनिर्माण को रेगुलेट करती है, उनको विनियमित करती है, उनके भंडारण को विनियमित करती है, ठीक है, उनकी बिक्री को और भोजन के आयात को विनियमित करती है, ठीक है। जो FSSAI है वो क्या क्या करती है, वो खाने के विनिर्माण को, उसके भंडारण को, उसके वितरण को, बिक्री को एवं भोजन के आयात को विनियमित करती है। कौन सी प्राधिकरण है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसको शॉर्ट फॉर्म में इंग्लिश में FSSAI भी बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद में देख लीजिए ये किसके अंडर आती है, मतलब भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण किसके अंडर में आता है, कौन से विभाग में आता है, ये आता है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में, ठीक है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंदर आता है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, ठीक है। मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। अब आप देख लीजिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि अरुण सिंघल जी अभी वर्तमान में कहाँ पर हैं, ये एक विशेष सचिव के तौर पर तैनात हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में, ठीक है। उसके बाद में ज़रूरी क्या है कि जो FSSAI है वो क्या है, ये भारत में खाद्य मानकों की स्थापना करने वाला प्राधिकरण है, ठीक है। ये भारत में खाद्य पदार्थों का मानक तय करता है और इसके साथ ही साथ खाने रेगुलेट करता है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग को, मतलब खाने के विनिर्माण को रेगुलेट करता है, स्टोरेज, उसके भंडारण को, उसके वितरण को और उसकी बिक्री को एवं भोजन के आयात को विनियमित करता है, ठीक है। उसके बाद में ये किसके अंडर आता है, मतलब ये FSSAI किसके अंडर में आता है, किसके अंतर्गत काम करता है, ये काम करता है मंत्रालय के अंडर में। कौन से मंत्रालय, परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण, ठीक है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंडर में ये काम करता है, उसके अंतर्गत ये काम करता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोग को। आगे देखते हैं, अगली करंट है हमारी, अनीता कोटवानी बिकम्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कैरेट इंडिया, ठीक है। अनीता कोटवानी जी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है कैरेट इंडिया का। आगे मैं ये बताऊंगी ये कैरेट इंडिया है क्या, पहले आप इतना जान लीजिए कि अनीता कोटवानी जी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है कैरेट इंडिया में, ठीक है। अनीता कोटवानी को अपॉइंट किया गया है मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर कैरेट इंडिया में, ठीक है। अब देखिए कैरेट इंडिया क्या है, ये एक मीडिया की एजेंसी है, ठीक है, मीडिया की एजेंसी है जिसका ओनर कौन है, ठीक है, जिसका मालिक कौन है, डेंस टू एजिस नेटवर्क, ठीक है, डेंस टू एजिस नेटवर्क, इसको आपको एज इट इज़ याद करना पड़ेगा, DAN, ठीक है, DAN मतलब डेंस टू एजिस नेटवर्क, ये मालिक है, ठीक है, किसका, कैरेट इंडिया का, और उसकी उनको मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। इसके पहले वो सर्व कर रही थी एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष के तौर पर, ठीक है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का मतलब वरिष्ठ उपाध्यक्ष के तौर पर वो अपना कार्य कर रही थी इसके पहले, कहाँ पर, नए व्यापार और ग्राहक नेतृत्व के तौर पर, ठीक है, वो नए व्यापार और ग्राहक नेतृत्व के तौर पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त थी इसके पहले, और अब उनको मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है कैरेट इंडिया का। कैरेट इंडिया जो है वो एक मीडिया की कंपनी है जिसका मालिकाना हकदार कौन है, डेंस टू एजिस नेटवर्क, ठीक है, DAN, ठीक है।
और इसके बाद में ये पहले जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष के तौर पे काम कर रही थी, कहाँ पर, नए व्यापार और ग्राहक नेतृत्व में, किस कंपनी में, वॉल्ट डिज्नी के बिजनेस में। ठीक है, वॉल्ट डिज्नी, डिज्नी चैनल आता होगा, आप सभी ने देखा होगा, वॉल्ट डिज्नी भी जानते होंगे ज़्यादातर लोग। तो वॉल्ट डिज्नी का जो बिजनेस है कहाँ पर, माइंड शेयर इंडिया में, वहाँ पर ये वरिष्ठ उपाध्यक्ष के तौर पर नया व्यापार और ग्राहक नेतृत्व के रूप में काम कर रही थी। मैं क्लियर कर देती हूँ, देख लीजिए एक बार इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है। इसमें इंपॉर्टेंट है अनीता कोटवानी जी को नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है कैरेट इंडिया में। कैरेट इंडिया किसकी कंपनी है, डेंस टू एजिस नेटवर्क की। ठीक है, DAN, डेंस टू एजिस नेटवर्क। ठीक है, इसकी कंपनी है। यहाँ पर इनको CEO बनाया गया है, मतलब मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। इसके पहले ये कहाँ पर थी, ये वरिष्ठ उपाध्यक्ष के तौर पर तैनात थी नए ग्राहक और नए व्यापार और ग्राहक नेतृत्व में, किसके, वॉल्ट डिज्नी के बिजनेस में, जो कहाँ पर था, माइंड शेयर इंडिया में। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद में अब इन्होंने मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष का पद संभाल लिया है। ये काम करेंगी कैरेट इंडिया के साथ में। ठीक है, और उनको एकीकृत रूप से समाधान देंगी, स्ट्रैटेजी देंगी, मतलब उनके व्यापार को राष्ट्रीय स्तर पर स्थिर बनाएंगी और उनके व्यापार को बढ़ावा देंगी। ठीक है, स्ट्रैटेजिक प्रोग्रेस एंड बिजनेस ग्रोथ नेशनली, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर ये कैरेट इंडिया के बिजनेस को, उनके व्यापार को स्थिर प्रगति देंगी और उनके व्यापार को बढ़ाएंगी। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर। उसके बाद में ये मीडिया की भी हेल्प करेंगी, इस मीडिया एजेंसी की मदद करेंगी और उनको एकीकृत समाधान देंगी। ठीक है, इन्हांस्ड इंटीग्रेटेड सोल्यूशन, मतलब एकीकृत तौर पर समाधान देंगी और महत्वपूर्ण टूल्स को विकसित करने में मदद करेंगी। ये देखिए, ऑन डेवलपिंग एंड लीडिंग सिग्निफिकेंट टूल्स। ठीक है, फोकसिंग ऑन डेवलपिंग एंड लीडिंग सिग्निफिकेंट टूल्स, मतलब महत्वपूर्ण टूल्स को विकसित करने में और अग्रणी बनाने में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करेंगी। ठीक है, और उनकी क्षमताओं को, ठीक है, मीडिया एजेंसी जो है इसकी क्षमताओं को भी बढ़ाएंगी। इसको क्लियर कर देती हूँ, आप देख लीजिए एक बार। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि नए मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर अनीता कोटवानी जी अब क्या करेंगी, ये कैरेट इंडिया की राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति बढ़ाएंगी और इसके व्यापार को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देंगी। इसके साथ ही साथ वो मीडिया एजेंसी की मदद करेंगी, उनको एकीकृत तौर पर समाधान देंगी और इसके साथ ही साथ वह महत्वपूर्ण टूल्स को विकसित करने में और अग्रणी बनाने में ध्यान केंद्रित करेंगी। ठीक है, और साथ में वो मीडिया एजेंसी की क्षमताओं को भी बढ़ाने का प्रयास करेंगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, अगली करंट है हमारी, माई लाइफ माई योगा कॉन्टेस्ट लॉन्च्ड बाय PM मोदी। ठीक है, PM मोदी जी ने एक नया कॉन्टेस्ट, एक नई प्रतियोगिता लॉन्च की है, नई प्रतियोगिता का लॉन्च किया है, शुभारंभ किया है, जिसका नाम है माई लाइफ माई योगा। ठीक है, देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, PM मोदी ने नए कॉन्टेस्ट का, नए प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है, जिसका नाम है माई लाइफ माई योगा, माई लाइफ माई योगा। ठीक है, अब वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट, ये एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता है, वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता है, जिसका नाम है माई लाइफ माई योगा, जिसको जीवन योगा भी बोला जा सकता है। ठीक है, माई लाइफ माई योगा का ही दूसरा नाम जीवन योगा है, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको लगता है जीवन योगा अलग है और माई लाइफ माई योगा अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है, माई लाइफ माई योगा ही जीवन योगा है। इसको लॉन्च किया है, इसका शुभारंभ किया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, ये कॉन्टेस्ट लॉन्च किया है PM मोदी ने, जब वो पूरी जनता को अपनी मन की बात से संबोधित कर रहे थे। ठीक है, ये मासिक प्रोग्राम है या एक मासिक कार्यक्रम है जो हर महीने प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, जिसमें वो जनता से अपनी मन की बात कहते हैं और उसमें इन्होंने, मोदी जी ने, माई लाइफ माई योगा या फिर जीवन योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। ठीक है, मन की बात एड्रेसेस टू द नेशन, जब ये अपने मन की बात से देश की जनता को संबोधित करते हैं, और यह मन की बात प्रधानमंत्री मोदी जी का एक मासिक कार्यक्रम है, मतलब यह हर माह जनता को, देश की जनता को मन की बात से संबोधित करते हैं। उसी दौरान इन्होंने माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता को लॉन्च कर दिया, इसका शुभारंभ कर दिया। ठीक है, और यह प्रतियोगिता, ये एक संयुक्त प्रयास है, किसका किसका, आयुष मंत्रालय का और भारतीय सांस्कृतिक संबद्ध परिषद का। ठीक है, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन। मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, आप ढंग से देख लीजिए, साफ साफ दिखेगा ज़्यादा अच्छे से। ये कॉन्टेस्ट जो है ये एक संयुक्त प्रयास है, जॉइंट एफर्ट का मतलब संयुक्त प्रयास है, किसका, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मतलब आयुष मंत्रालय का, और किसका, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन, इंडियन काउंसिल फॉर
इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन, इसका मतलब भारतीय सांस्कृतिक संबद्ध परिषद और आयुष मंत्रालय का एक संयुक्त प्रयास है। कौन सी प्रतियोगिता? माई लाइफ माई योगा या फिर जीवन योगा। ठीक है, जीवन योगा या माई लाइफ माई योगा, देख लीजिए एक बार। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि माई लाइफ माई योगा कॉन्टेस्ट प्रधानमंत्री मोदी जी ने कब शुरू किया? जब वो मन की बात से अपनी देश की जनता को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। ठीक है, और मन की बात एक मासिक कार्यक्रम है जिसमें देश के प्रधानमंत्री मोदी जी देश की जनता से मन की बात करते हैं और जनता को संबोधित करते हैं। यह एक संयुक्त प्रयास है, ये भी याद करना इंपॉर्टेंट है। ये जॉइंट एफर्ट है किसका? आयुष मंत्रालय का एवं भारतीय सांस्कृतिक संबद्ध परिषद का। ठीक है, आगे देखते हैं। माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग। पहली बात तो ये जो माई लाइफ माई योगा है ये एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता है और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि यह परिवर्तनकारी है। ठीक है, यह लोगों को बताएगा कि लोगों के जीवन में, ठीक है, किसी भी इंसान के जीवन में योगा कितना बड़ा परिवर्तनकारी साबित हो सकता है। ठीक है, मतलब योगा करने से लोगों के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं, इसके बारे में लोगों को बताएगा। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य यह है। ठीक है, और उसके साथ ही साथ यह जागरूकता भी फैलाएगा लोगों में योगा के लिए। ठीक है, लोगों को योगा करने के लिए जागरूक करेगा पूरे विश्व में। ठीक है, आगे इसमें यह है कि ये सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए, सभी प्रतियोगियों के लिए पूरे विश्व में जो भी प्रतिभागी इसमें भाग लेना चाहते हैं पूरे विश्व में, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, वो अपनी एंट्रीज़ को कैसे जमा करेंगे? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जमा कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और ट्विटर है। ठीक है, पूरे विश्व से जो भी प्रतिभागी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं वो अपनी एंट्री दे सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के ज़रिए। ठीक है, देख लीजिए एक बार। इसमें इम्पॉर्टेंट मैं क्लियर कर देती हूँ, इसमें इम्पॉर्टेंट क्या क्या है ये देख लीजिए। पहली बात तो कि इसका उद्देश्य क्या है इसको मनाने का? इसको मनाने का उद्देश्य यह है कि सबसे पहले तो लोगों को बताना कि उनके जीवन में योगा कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, उनको योगा के लिए जागरूक करना। ठीक है, अवेयरनेस मतलब जागरूक करना। और दूसरा कि परिवर्तनकारी होती है योगा। ठीक है, किसी के भी जीवन में योगा बहुत ही परिवर्तनकारी साबित हो सकती है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट। आगे इस करंट से निकल के जो इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुर्वेदा, योगा एंड न्यूरोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी, आयुष कौन है? श्रीपद येशो नाइक। ये मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ। ठीक है, आयुष मंत्रालय, योगा, न्यूरोपैथी, यूनानी सिद्धा और होम्योपैथी के मंत्री कौन हैं? श्रीपद येसो नायक। ठीक है, आगे देखते हैं। अगली करंट है हमारी, नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल ऑफ इंडिया लॉन्च्ड। ठीक है, राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल ये भारत में लॉन्च कर दिया गया है। तो आगे मैं आपको ये बता दूं पहले, करंट शुरू करने से पहले, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता बोला जाता है। ठीक है, जो रोबोट्स में बनाई जाती है, जो मशीन में बनाई जाती है, ताकि जो मशीन है वो इंसानों के हाव भाव को समझ सकें, उनको पढ़ सकें और उसके हिसाब से काम कर सकें। ठीक है, ताकि जब हम उनके साथ काम करें तो हमें बहुत फ्रेंडली फील हो। ठीक है, इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत सारी मशीनों में डाला जाता है और आजकल पूरे विश्व स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल भारत में लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, कहाँ पर? इसको क्या बोला जाएगा? ai.gov.in पर। ठीक है, कहाँ पर? ai.gov.in पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है राष्ट्रीय स्तर पर। और इसको किसने लॉन्च किया है? यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी, लॉ एंड जस्टिस कम्युनिकेशन। ठीक है, मतलब केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी, संचार मंत्री, कानून, न्याय एवं संचार मंत्री। ठीक है, जिनका नाम है रविशंकर प्रसाद। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी, संचार मंत्री और साथ ही साथ कानून, न्याय एवं संचार मंत्री। ठीक है, इनका नाम है रविशंकर प्रसाद। इन्होंने इस पोर्टल का शुभारंभ किया राष्ट्रीय स्तर पर, जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल। ठीक है, मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता का पोर्टल है ये, जो भारत में लॉन्च किया है। और किसने लॉन्च किया है? रविशंकर प्रसाद जी ने। यह केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री हैं। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी और लॉ एंड जस्टिस एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, मतलब कानून, न्याय एवं संचार मंत्री। ठीक है, रविशंकर प्रसाद जी ने इस पोर्टल का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल का शुभारंभ किया राष्ट्रीय स्तर पर। इसमें सारा इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया है। आगे देख,
जो नेशनल लेवल पर पोर्टल लॉन्च किया गया है, ठीक है, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर जो पोर्टल लॉन्च किया गया है उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल। उसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले, रीड आउट करने से पहले या फिर आपको समझाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसको समझने के लिए मैं इसको आपको 3 पार्ट में डिवाइड करके बताऊंगी, ठीक है। पहले पार्ट में मैं ये बताऊंगी कि ये संयुक्त रूप से किसने बनाया है मिल करके, ठीक है, मतलब किन संस्थाओं ने इसे मिल करके बनाया है। फिर मैं बताऊंगी कि इसको संयुक्त रूप से चलाएगा कौन, ठीक है, जॉइंटली रन, मतलब संयुक्त रूप से कौन चलाएगा। और तीसरे पॉइंट में मैं ये बताऊंगी कि इस पोर्टल को बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है, या इस पोर्टल के ज़रिए क्या क्या हो सकेगा, ठीक है, क्या काम कर सकेगा ये पोर्टल, इसको क्यों बनाया गया है, फिर मैं ये बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला पॉइंट कि इसको किसने बनाया है। ये संयुक्त रूप से बनाया गया है किसके द्वारा, केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्रालय, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी। आईटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्रालय ने इसको मिलकर के बनाया है किसके साथ में, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के साथ। आईटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इसको बोलेंगे सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, ठीक है। किन दो लोगों ने मिलकर बनाया है, किन दो संस्थाओं ने, केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के साथ मिल करके यह पोर्टल तैयार किया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, पहले मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। अब आगे हम ये देखेंगे कि इसको चलाएगा कौन। ये संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। पहली बात तो कौन चलाएगा, केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्रालय का एक राष्ट्रीय स्तर पर ई गवर्नेंस डिवीजन है, वो चलाएगा, ठीक है। कौन चलाएगा, ये देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी, मतलब केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्रालय का जो राष्ट्रीय स्तर पर ई गवर्नेंस डिवीजन है वो चलाएगा। और किसके साथ मिलकर के चलाएगा, ये चलाएगा मिलकर के सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की एक एसोसिएशन है, एक राष्ट्रीय स्तर पर संगठन है जिसका नाम है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NASSCOM या NASSCOM बोला जाएगा, ठीक है। इसको NASSCOM नहीं बोला जाता है, ये मैं आपको इसलिए बोल के बता रही हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो, ठीक है। कौन दो लोग मिल करके इसको चलाएंगे, जॉइंटली रन करेंगे, केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्रालय के राष्ट्रीय स्तर पर जो ई गवर्नेंस डिवीजन है वो चलाएगा, किसके साथ मिलकर के, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के नेशनल एसोसिएशन यानी राष्ट्रीय संगठन जो है उनका, जिसका नाम है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, जिसको शॉर्ट में NASSCOM बोलते हैं, उसके साथ मिल करके चलाएंगे, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है हमारा कि इसको बनाया क्यों गया है, मतलब इसका क्या काम होगा। इस पोर्टल के ज़रिए संसाधनों का उचित बंटवारा हो सकेगा, ठीक है। संसाधनों का जो बंटवारा है वो उचित रूप से हो सकेगा इस पोर्टल के ज़रिए। वो संसाधन क्या क्या हैं, वो संसाधन हैं आर्टिकल्स, यानी कि जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर शोध हुए हैं और उन पे लेख लिखे गए हैं वो, उसके साथ ही साथ निवेश, ठीक है, फंड है इन्वेस्टमेंट फंड, इसका मतलब निवेश कोष जो है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आता है उसका बंटवारा। फिर स्टार्टअप्स, जो नए कंपनियां शुरू होंगी, स्टार्टअप होंगे, ठीक है, पुरानी कंपनियां, और साथ ही साथ रिसोर्सेज, मतलब जो संसाधन है, और साथ में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, मतलब वो कॉलेज या स्कूल जिनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में पढ़ाया जाएगा, जहां पर इसकी पढ़ाई होगी, ठीक है। और इसी तरह से यह पोर्टल जो है ये एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा, ठीक है। भारत में जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास होगा उसको लेकर के ये एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा, मतलब इस प्लेटफॉर्म पे आपको कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में सभी शोध, सभी संसाधन और साथ में सभी जानकारियाँ एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आपको स्टार्टअप करना है तो भी आप इसी प्लेटफॉर्म पर आके देख सकते हैं। अगर आपकी अपनी खुद की कंपनी है तो आप उसके लिए यहाँ पर आ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको कोई शोध चाहिए हो या फिर और भी चीज़ें हैं, निवेश चाहिए हो, वो सभी ये चीज़ें आपको इस पोर्टल पर मिलेंगी जो राष्ट्रीय स्तर पर जिसका शुभारंभ किया गया है। इसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल, ठीक है। देख लीजिए एक बार, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। इसमें इंपॉर्टेंट ये आप NASSCOM याद कर लीजिएगा, बाकी सब मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता ही दिया 3 पॉइंट में करके। आगे देखते हैं, अगली करंट है हमारी, रविशंकर प्रसाद लॉन्चेस प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ, ठीक है। अभी लास्ट करंट में मैंने आपको AI का फुल फॉर्म बताया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है। इसको मैं हिंदी में आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये प्रोग्राम का या कार्यक्रम का नाम ही है ये, ठीक है। मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ कि AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता। समझाने से क्या होगा कि आपको पता होगा कि इस कार्यक्रम में किस चीज़ों पे बात होगी, किन किन चीज़ों पे बात होगी, या ये कार्यक्रम किस
से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो उसका जो इनॉग्रेशन है, जिसका शुभारंभ किया गया है, वो रविशंकर प्रसाद जी ने किया है। मैंने अभी आपको बताया था कि रविशंकर प्रसाद जी जो हैं वो केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री हैं। ठीक है, इन्होंने यह प्रोग्राम शुरू किया है, कार्यक्रम जिसका नाम है रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ। ठीक है, मतलब रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युवाओं के लिए। ठीक है, ये देखिए, हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैंने अभी आपको IT का फुल फॉर्म पिछली वाले करंट में बताया था ना, IT, तो ये वही है, देख लीजिए। ठीक है, केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री। ठीक है, और लॉ एंड जस्टिस मतलब कानून, न्याय एवं संचार मंत्री, जिनका नाम है रविशंकर प्रसाद, उन्होंने यह प्रोग्राम या ये कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका क्या नाम है, रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ। ठीक है, ये प्रोग्राम क्यों लॉन्च किया गया है, मतलब इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम शुरू करने के पीछे उद्देश्य क्या है? इसको शुरू करने के पीछे उद्देश्य है कि जो भारत के युवा हैं उनको सशक्त बनाना, एम्पावर द यूथ ऑफ इंडिया, मतलब उन युवाओं को, भारत के युवाओं को सशक्त बनाना, उनको नई टेक्नोलॉजी देना। ठीक है, ताकि वो नई उभरती हुई टेक्नोलॉजी जो पूरे विश्व में चल रही है उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें और वह खुद को सशक्त बना सकें। ठीक है, और खुद को डिजिटली तैयार कर सकें आने वाले भविष्य के लिए। ठीक है, इस कार्यक्रम को शुभारंभ करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत के युवाओं को सशक्त बनाना कि वो पूरे विश्व में नई टेक्नोलॉजी या नई तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें और आगे जो हमारा भविष्य है उसके लिए वो पूरी तरह से डिजिटली रूप से तैयार रहें। ठीक है, ये प्रोग्राम जो है, ये बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी देगा। ठीक है, उनको एक समावेश तैयार करेगा, उनको एक अपॉर्चुनिटी देगा ताकि वो इस वर्कफोर्स के पार्ट बन सकें। ठीक है, वहाँ पर इसके बारे में पढ़ाया जाएगा, स्कूलों में इस विषय के बारे में पढ़ाया जाएगा, बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उनको एक तरीके से एक तैयार किया जाएगा उनके लिए प्लेटफॉर्म, ताकि वो कुशल पूर्वक इस वर्क फोर्स में, मतलब कि डिजिटली खुद को इस फोर्स में कुशल पूर्वक तैयार कर सकें, अपने आप को इस नए समावेश में खुद को ढाल सकें। ठीक है, इंक्लूसिव मैनर, मतलब इस नए समावेश में वो खुद को ढाल सकें। इसके लिए स्कूल में बच्चों को इसकी शिक्षा दी जाएगी इस कार्यक्रम के तहत। कौन से कार्यक्रम के तहत? रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे इस प्रोग्राम के बारे में जानते हैं, इस कार्यक्रम के बारे में जो अभी शुरू किया गया है, इसका शुभारंभ किया गया है। ठीक है, ये नेशनल E-गवर्नेंस डिवीज़न ने शुरू किया है, रोल आउट किया है। ठीक है, जो कि एक पार्ट है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT का पार्ट है नेशनल E-गवर्नेंस। ठीक है, नेशनल यानी राष्ट्रीय स्तर पर E-गवर्नेंस डिवीज़न है, जो कि एक हिस्सा है केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्रालय का। उसने इस कार्यक्रम को शुरू किया है किसके साथ में? कोलैबोरेट करके, मतलब किसके साथ में हाथ मिलाया है? इंटेल इंडिया के साथ। ठीक है, केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्रालय ने IT, ठीक है, इसने हाथ मिलाया है इंटेल इंडिया के साथ और इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। ठीक है, और इसमें इसके साथ ही इनको स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का साथ मिला है। ठीक है, मैं क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको सही से दिखाई दे। ये देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड एजुकेशन एंड लिटरेसी। ठीक है, डोज एंड एल, जिसको हिंदी में बोला जाएगा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग। ठीक है, तो मैं इसको एक बार आपको यहाँ तक शॉर्ट में समझा देती हूँ, यहाँ तक। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट तक ये जो कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, ठीक है, रविशंकर प्रसाद जी द्वारा, ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्रालय का राष्ट्रीय E-गवर्नेंस डिवीज़न। उसने किसके साथ मिल करके हाथ मिलाया है? उसने हाथ मिलाया है इंटेल इंडिया के साथ में। ठीक है, इन दोनों का सपोर्ट, इन दोनों को सहायक कौन कौन बना है? पहले स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, जिसको हिंदी में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग बोलते हैं, वो है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। ठीक है, और इसके साथ में मानव विकास एवं संसाधन विभाग। ठीक है, सरकार के ये दोनों विभागों ने इसका पूरी तरह से समर्थन किया है और इसकी मदद की है। ठीक है, और इस प्रोग्राम को शुरू करने में इन दोनों का भी बराबर का हिस्सेदारी है। ठीक है, और इस प्रोग्राम को शुरू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत के युवाओं को सशक्त बनाना और उन्हें एक प्लेटफॉर्म देना जहाँ पर वो इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में सीख सकें, इसके बारे में जान सकें और इसमें कुशलता हासिल कर सकें। ठीक है, स्किल सेट्स एंड एसेस टू रिक्वायर्ड AI टूल सेट्स।
ठीक है। ये जो नई कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नए टूल्स हैं इनका प्रयोग करना जान सकें और इस कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में जान सकें, ताकि वो विश्व में जो नई तकनीकें आ रही हैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। इससे क्या होगा कि जो हमारे देश का युवा है या आने वाला युवा है वो पूरी तरह से भविष्य में डिजिटलीकरण के लिए तैयार रहेगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है, द नॉलेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है इसके बारे में जो जानकारी होगी उससे हमारे भारत का युवा वो सार्थक सामाजिक प्रभाव डालेगा, ठीक है, और वो सार्थक सामाजिक प्रभाव वाले समाधान बनाएगा, ठीक है। वो नए समाधान लाएगा जो सार्थक होंगे सामाजिक प्रभाव में, ठीक है। और इसके साथ ही साथ वह कुशलता का जो अंतर है उसको भर देगा, ठीक है। ब्रिजिंग द स्किल गैप मतलब वह कुशलता के बीच में जो बहुत ज़्यादा अंतर है उसको भर देगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये सार्थक सामाजिक प्रभाव वाले समाधान लेकर के आएगा, ठीक है। कौन लेके आएगा? जो भारत का युवा है, जो इस प्रोग्राम के ज़रिए, क्या नाम है प्रोग्राम का, रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ, इस प्रोग्राम के ज़रिए सशक्त बनेगा, डिजिटलीकरण सीखेगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानेगा, जिससे वो दुनिया के साथ कदम से कदम मिला करके चलेगा। मैं क्लियर कर देती हूँ। इसमें एक बार ये इम्पॉर्टेंट देख लीजिए। इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें? इम्पॉर्टेंट ये है कि ये प्रोग्राम कितनी एजेंसियों ने या कितने सरकार के विभागों ने मिल करके शुरू किया है। पहला तो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी, मतलब केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्रालय। इसके राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन ने किसके साथ मिलकर के शुरू किया है? इंटेल इंडिया के साथ। और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड एजुकेशन एंड लिटरेसी, ठीक है। और मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, ठीक है, इसके साथ मिलकर के यह प्रोग्राम की शुरुआत की है। और क्यों की है मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछिए, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कुछ और। आगे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसमें इन सब चीज़ों के साथ ज़रूरी ये भी है कि इसका मेन उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य है भारत के युवाओं को सशक्त बनाना टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ठीक है, ताकि वह पूरे विश्व के साथ कदम से कदम मिला करके चल सकें। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी आज की करंट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।